रात भी तारे जब गर्दिश में होते हैं तो अक्सर हर दांव उल्टा पड़ने लगता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का ही मामला देखिए। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब, इन्होंने आज मोदी जी की सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट एजेंसी ईडी की आज देश के सामने सारी पोल खोल दी है। अब चीफ जस्टिस गवई जो इस देश के सबसे बड़े जज हैं, उन्होंने बेहद चौंकाने वाला फैसला, मैं कहूंगा कि बहुत ही बोल्ड फैसला, बल्कि इस साल का सबसे बोल्ड डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का अब तक है तो आज का ये ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मोदी जी की जो ईडी है, सरकार की जो ईडी है और ईडी के जो अफसर हैं, वो सारी सीमाएं लांघ रहे हैं, सारी हदें तोड़ रहे हैं। अंग्रेजी में उन्होंने कहा हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, सारी हदें तोड़ दी। और ईडी के अफसरों को सरकार की तरफ से इतनी छूट दी गई, इतनी इंडिपेंडेंस दी गई है कि आजकल ईडी के ऑफिसर संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ने कहा। If you're unsure or unaware of your eyeglass यह है कि मोदी जी अभी तक जो पूर्व चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना साहब, गवई साहब से पहले, उन्हीं के आदेशों से परेशान चल रहे थे कि ये जो नए चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें अभी जुमे 4 दिन भी नहीं हुए हैं, इन्होंने जिस तरह के आदेश दिए हैं, उसने एक बहुत बड़ा झटका मोदी सरकार को दिया है, खासकर मोदी और अमित शाह को दिया है, जो ईडी का आप कह सकते हैं हर लेवल पर, हर स्तर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस ने मोदी का, यानी गुजरात लॉबी का, मोदी और शाह का ये जो ऑपरेशन ईडी चल रहा था 2-3 बरसों से, बल्कि 3-4 बरसों से, क्या उसको पूरी तरह से बेनकाब कर दिया? जिस तरह ईडी की मदद से विपक्षी नेताओं को फर्जी केसेस में जेल भेजा जा रहा था, जहां एविडेंस नहीं था, जहां किसी तरह का कोई सबूत नहीं थे, वहां जेल भेजा जा रहा था, या जिस तरह ईडी की मदद से राज्य सरकारों को कमजोर किया जा रहा था, या राज्य सरकारें गिराई जा रही थी, जो महाराष्ट्र में आपने देखा उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ हुआ, जो कमलनाथ की सरकार के साथ मध्य प्रदेश में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, या जो फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के साथ कोशिश की गई जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा, या फिर केजरीवाल एंड टीम के साथ जो दिल्ली में हो रहा था, क्या उस सारे खेल को आज चीफ जस्टिस ने इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश के सामने एक्सपोज कर दिया है? अब दोस्तों, ईडी की लिस्ट में इस वक्त जो देश के टॉप नेता रडार पर हैं, स्कैन पर हैं ईडी के, उनमें जो सबसे प्रमुख हैं, हालांकि है बहुत, लेकिन जो प्रमुख नाम है मैं लेना चाहता हूं, नंबर 1 पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिनको नेशनल हेराल्ड के पुराने मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से फंसाने की कोशिश है, जेल भेजने का प्रोग्राम है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। नंबर 2 पर बिहार के तेजस्वी यादव हैं, बल्कि तेजस्वी यादव ही नहीं, पूरा परिवार आप कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव का, पुराने केसेस इनके खिलाफ भी खोले गए और इन पर भी पूरी तरह से ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। नंबर 3 पर ममता बनर्जी के कई नेता हैं, उसमें उनके भतीजे भी हैं, उसमें उनकी बहू भी हैं, उसमें उनके कुछ ऐसे नेता हैं जो फाइनेंस का हिसाब किताब रखते हैं। ममता बनर्जी के नेता भी टारगेट में, तृणमूल कांग्रेस के। और नंबर 4 पर सबसे ज्यादा घमासान तमिलनाडु में है, जहां पर मोदी और शाह चाहते हैं कि किसी तरह से तमिलनाडु में स्टैलिन की सरकार को हटाया जाए। तो स्टैलिन जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, वो भी टॉप पर है। अब दोस्तों, ये इत्तेफाक है या फिर किसी साजिश का हिस्सा है, किसी प्लानिंग का हिस्सा है कि जहां जहां ईडी सक्रिय है आज की तारीख में, वहां वहां चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे मैंने तेजस्वी का जिक्र किया, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। मैंने ममता बनर्जी का जिक्र किया, बंगाल में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, तमिलनाडु का मैंने जिक्र किया। और आज का ये जो ऑर्डर आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो भी एक चुनावी राज्य से ही रिलेटेड है। जी हाँ, मैं बात तमिलनाडु की कर रहा हूँ। और तमिलनाडु के मामले को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी के एक मामले में तमिलनाडु में, जहां पहले से ही सरकार की एजेंसियां जांच कर रही थी, उसी जांच पे एक एफआईआर, जिसे ईसीआईआर कहते हैं, उसी मामले में ईडी ने 2025 में, एक पुराने मामले में, इस साल इलेक्शन से ठीक पहले जांच क्यों शुरू कर दी? और ये जांच वहां पर कुछ नेताओं के इर्द गिर्द क्यों जा रही थी? यानी कुल मिलाकर ईडी ने तमिलनाडु में ना सिर्फ हस्तक्षेप किया है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उसका भी उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन किया, ये चीफ जस्टिस ने कहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईडी ने सारी हदें तोड़ दी। अब दोस्तों, आज का ही एक और मामला देखिए। मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ईडी को पूरी तरह से एक्सपोज किया आज। और ये मामला जो था, दरअसल ये मामला गोरखपुर के एक बड़े चर्चित परिवार हरिशंकर तिवारी के बेटे का था, विनय शंकर तिवारी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व विधायक हैं। इनकी अदावत चलती है योगी जी से। इनके बड़े भाई ने कहा कि भाई योगी जी ने कहीं ना कहीं प्रेशर लगा के, बीजेपी के एक लॉबी ने प्रेशर लगा के हमें जो है ईडी के केस में फंसाया है। अब जब इनको बेल मिली तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस केस में दम नहीं था। यानी कहीं ना कहीं विनय शंकर को एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, जिस मामले में उन्हें एनसीएलटी की अदालत से क्लीन चिट मिल गई थी। यानी जिस मामले में क्लीन चिट मिल गई हो एक कोर्ट से, उसी मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी। यानी कहीं ना कहीं एक फर्जी केस उत्तर प्रदेश में आज इत्तेफाक से एक्सपोज हुआ है। अब दोस्तों, जो बिग क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है, वो ये है कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने आज मोदी जी की सबसे ताकतवर एजेंसी या पॉलिटिकल एजेंसी कह लीजिए, उसके पर कतर दिए। और क्या आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका मोदी जी को दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी अगर कमजोर होगी तो मोदी जी के जो इलेक्शन प्लान्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। जी हाँ। अब दोस्तों, ईडी बिना सबूत के बड़े बड़े नेताओं को कैसे पकड़ लेती है, उनके हाथों में हथकड़ी लगा देती है, उनसे इस्तीफा करा लेती है, उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्हें बिना किसी रिकवरी के, बिना किसी एविडेंस के लिए महीनों तक जेल में रखा जाता है। ये जो कहानी है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली। और आज इसीलिए एक ऐसे मेहमान को सामने लाया हूं जो ईडी के सबसे बड़े भुक्तभोगी। उनके पास से 1 रुपया, जी हाँ 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार का केस लगाया और तिहाड़ में महीनों रखा। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की। और संजय सिंह से सुनिए कि ईडी जब गिरफ्तार करती है, पकड़ के ले जाती है और जेल भेजती है, उस बीच जब बातचीत होती है तो ईडी के अफसर ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहते हैं, सुनिएगा, चौंक जाइएगा। और भी बहुत सी पोल खोलने जा रहे हैं मिस्टर संजय सिंह। इस इंटरव्यू को जरूर सुनिए, ईडी की सच्चाई पूरी तरह से मालूम होगी आपको। मेरा जो संजय जी सवाल है कि अगर आप पर केस नहीं बनता था, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको माना भी, भाई केस बहुत हल्का है, सारे लोगों को बेल मिली, आप सांसद थे, आपकी सरकार दिल्ली में थी, ईडी मतलब इतनी ताकतवर हो गई कि एक सांसद को पकड़ के ले गई। आखिर ईडी के पीछे कौन है, ऐसी ताकत? आप ये मत समझिए कि ईडी अपने मन से कुछ कर रही थी। सवाल ये है कि उसके पीछे हाथ किसका है। उसके पीछे हाथ है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसके पीछे हाथ है अमित शाह जी का, उसके पीछे हाथ है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार का। आप मेरे सांसद होने की बात कर रहे हैं दीपक जी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में डाल दिए गए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में डाल दिए गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में डाल दिए गए, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए गए, बंगाल के कई मंत्री जेल में डाल दिए गए, तमिलनाडु के कई मंत्री जेल में डाल दिए गए, तेलंगाना। तो आप पूरे देश की हालत देखिए ना। जिससे भी इनको लगा कि ये हमारे लिए राजनीतिक रूप से चुनौती बन सकते हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया इन्होंने। आरजेडी के लालू के परिवार पे लगातार छापे और उनके खिलाफ कार्रवाई, और रोज राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी मामला तैयार। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मतलब कोई बचा ही नहीं जिसके खिलाफ इन्होंने राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाई न की हो। तो इसलिए ये सवाल नहीं है कि मैं सांसद हूँ या विधायक हूँ या मंत्री हूँ या मुख्यमंत्री हूँ। जो भी इनके राजनीतिक विरोधी थे उसको पकड़ पकड़ के इन्होंने जेल में डाला। और क्योंकि मैं मोदी जी के खिलाफ बोलता रहता हूँ, सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को अडानी के हवाले करते जा रहे, बेचते जा रहे, मैं बोलता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे भी पकड़ के जेल में डाल दिया। आप इसको छोड़ दीजिए ना, आप मेरी बात छोड़ दीजिए। एक किसान के खाते में 400 रुपए था, 400 रुपए, उसके ऊपर ईडी का केस बना तमिलनाडु में। इन्होंने ईडी का मजाक बना लिया है। संजय रावत को 100 दिन में जब जमानत मिली तो लोअर कोर्ट से जमानत मिली, उनके खिलाफ भी कोई केस नहीं था, संजय रावत को जमानत मिली। तो अगर ईडी के पूरी हिस्ट्री को आप स्टडी करेंगे, 5,200 पीछे बगाड़ दीजिए, 10 साल के अंदर सालों को जेल में डाल दो, ये है राजनीतिक विरोधियों, सब ईडी वालों को जेल में डाल दो, ऑफिस बंद कर दो, लॉक कर दो।
1% डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलेगा। कन्विक्शन रेट। इसका मतलब 2014 के बाद जो 5,200 केसेस आपने फाइल किए, उसमें आप 30-40 लोगों को कन्विक्ट कर पाए, बाकी आप कोई केस ही नहीं चला पाते। सिर्फ बदनाम करने का एक तरीका है। आप बोल रहे हैं आपके खिलाफ मुकदमा, ये बोल रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमा। संजय जी ने एक बड़ी बात कही, दोस्तों। उन्होंने कहा कि कन्विक्शन रेट यानी जो सजा की दर है, जो मुकदमा दर्ज होता है, अदालत में जाता है, जो सजा मिलती है वो सिर्फ 1%, यानी 99% केस कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। संजय जी, आप तो बातचीत में बड़े संजीदा हैं, सबसे बातचीत कर लेते हैं और हर लेवल के आदमी से बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, ऑफ द रिकॉर्ड ईडी के अफसर क्या कहते थे आपसे? If you've got pink salt, apple cider. ये तो बता दिया, आज खुलासा कर ही दीजिए, देखा जाएगा। देखिए ऐसा है कि नाम ना लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी डिप्टी एसपी ज्वाइंट डायरेक्टर का नाम लीजिए। वो कहते थे कि साहब आप तो सब समझ रहे हैं और आपके खिलाफ कोई केस बनता नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो अगर नहीं बनता है तो फिर आप क्यों लेके आए? तो कहते थे आप तो बस समझ ही रहे हैं सर, आप तो समझ रहे हैं सर। मैं और इससे आगे क्या बोलूं, हम लोग तो सरकारी नौकरी में है। तो मैं उनको ज्यादा दोषी नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि ठीक है, किसी को हिम्मत तो दिखानी चाहिए। वो शायद हिम्मत ईडी के अधिकारियों में नहीं है। वो जो भी सरकार का गलत आदेश होता है उसको वो फॉलो करते हैं। कहीं थोड़ा बहुत उनको रजिस्ट भी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो करते नहीं। जो भी आदेश उनको मिलता है उसको वो मान लेते हैं। अब सेक्शन 45 के तहत इनको इतना अधिकार मिला हुआ है, इतना अधिकार मिला हुआ है कि अब मुझे लगता है कि उस पे अंतिम निर्णय जब आएगा तो आप देखिएगा कि जो बेल की कंडीशन इतनी सख्त है ईडी में, जिसके कारण से बेल मिलना मुश्किल हो जाता है किसी भी अभियुक्त को, तो वो भी आगे चल के मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगी, जिस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है। और आज जो तमिलनाडु के मामले में हुआ, आप वहां के कॉरपोरेशन पे जो एक्साइज के मामले में वहां पे भी आप शुरू कर रहे थे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पे रोक लगा दिया चीफ जस्टिस महोदय ने। तो जजेस कई बार अच्छे जो होते हैं केस को सुनते हैं तो वो उस हिसाब से निर्णय देते हैं। संजय जी, चीफ जस्टिस गवई ने, जो नए चीफ जस्टिस हैं, कुछ ही दिन पहले उन्होंने चार्ज लिया है, उनका जो आज जजमेंट है बहुत बोल्ड ऑर्डर है। उन्होंने कहा कि ईडी ने इस देश में कानून ताक पर रख दिया है, सारी हदें लांघ दी हैं और देश के ढांचे को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या आपको लगता है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है? और अगर गवई साहब आपके टाइम पर होते तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गवई साहब ने ही मनीष सिसोदिया को बेल दी थी। ये हमें याद रखना चाहिए कि दिल्ली की पूरी सरकार अस्थिर कर दिया इन्होंने। एक अच्छी खासी सरकार, दीपक शर्मा जी, जो कि बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रही थी, लोगों के जनहित में काम कर रही थी, आज उस पूरी सरकार को इन्होंने तहस नहस कर दिया सिर्फ ईडी का इस्तेमाल करके, ईडी का दुरुपयोग करके। तो इसमें जो बात गवई साहब ने कही है, मुझे लगता है एकदम 100% सही है। इन्होंने दिल्ली में ये सब कुछ करके उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ा कि हम चुनाव में हार गए, क्योंकि 2 साल तक आपने सारे काम हमारे बाधित किए। 23 महीने हमारे मिनिस्टर्स को आपने उठा के जेल में रखा। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह से दिल्ली में इन्होंने इस्तेमाल करके यहाँ के काम को प्रभावित किया। यही काम इन्होंने झारखंड में किया। क्या आपको लगता है जैसे हेमंत सोरेन का मामला था या राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मामला है, नेशनल हेराल्ड केस, उसमें भी बहुत दम नहीं था? और आपको लगता है कि जिस तरह से उसमें घेराबंदी हो रही है, कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल स्टेप है, कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक विद्वेष हो रहा है राहुल गांधी सोनिया गांधी? मैं ये कहना चाहता हूं दीपक जी कि अगर जो कुछ भी आपके खिलाफ सबूत है, तथ्य है, कोई प्रमाण है, कुछ सॉलिड आपके खिलाफ है सबूत, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब आप पूरे के पूरे मामले में फर्जी साबित हो रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह तो उठता है ना। 5,200 केसेस में अगर आप 1% से भी कम आपका कन्विक्शन रेट है तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना, खुली आंखों से दिख रहा है कि फर्जी केसेस बनाए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी को बख्शिए मत, लेकिन आपके पास सबूत होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए। एक और मामला, ताजा मामला है, एक और मामला संजय जी, ताजा मामला है, वो
पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का है। सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने एक खुलासा किया था इंटरव्यू में और कहा था कि अनिल अंबानी उद्योगपति उनके पास आए थे और कुछ फेवर चाह रहे थे, और उन्होंने आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी का भी नाम दिया था और ये खुलकर बातचीत हुई। सरकार की बड़ी किरकिरी इसमें हुई। उसके बाद हमने देखा अनिल अंबानी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो आरएसएस के पदाधिकारी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सत्यपाल मलिक पर कार्रवाई हो गई और आज चार्जशीट हुई है, सीबीआई ने चार्जशीट करी है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो मैं कहूंगा बेरहमी है कि सत्यपाल मलिक पिछले 10 दिन से बेहोशी की हालत में आईसीयू में, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र है। देखिए ये बहुत ही निर्मम लोग हैं, और मैं प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द इस्तेमाल करता हूं कि वो हृदय विहीन व्यक्ति हैं। उनके अंदर दिल नहीं है, वो हर चीज को एक कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं। देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, अब उस सिंदूर का सौदा करने निकल पड़े। तो वो सत्यपाल मलिक जी आईसीयू में हो या बीमार हो या उनके घर में कोई घटना दुर्घटना हुई हो, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर उन्होंने ठान लिया है कि हमें इनको तंग करना है, परेशान करना है, सबक सिखाना है, अब इनको झुकाना है, तो वो इस काम को करेंगे। उसमें कहीं कोई उनको 1 मिनट का भी संकोच नहीं होता है। तो ये देर तो है अंधेर नहीं है, मोदी शाह का भी नंबर आएगा एक दिन। इस बात जी जी संजय जी, एक और कर्म मामला, की सजा मिलेगी। आज का ही मामला है, हो सकता है आप परिचित हो, विनय शंकर तिवारी, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, इनको भी आज बेल दी गई। 1 महीने के अंदर ही बेल मिल गई इनको पहली सुनवाई में। इसमें ये कहा गया, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जज ने कहा कि भाई ये जो मामला है, ये मामला जो है केस बनता ही नहीं। दरअसल विनय शंकर तिवारी को जिस मामले में ईडी ने जेल भेजा, उस मामले में उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल से। तो क्या आपको लगता है कि आंख बंद करके केस लड़े जा रहे हैं? आवरा 140 करोड़ पब्लिक में आवरा देश में आप 70,000 सरकार से घोटाला सिंचाई का करके और प्रधानमंत्री उसके लिए आपके ऊपर आरोप लगाए, उसके बाद अगर आप बीजेपी के साथ मिल जाएं, उनके साथ गठबंधन कर लें, तो आप बिल्कुल ईमानदार हैं। जो अजीत पवार हैं, छगन भुजबल हैं, हसन मुशर्रफ हैं, नारायण राणे हैं, मुकुल राय हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, येदुरप्पा हैं, जनार्दन रेड्डी हैं, और इससे भी बड़ा केस बताता हूं, जो आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2021 में जो 900 किलोग्राम हीरोइन मिली है, ड्रग्स मिली है अडानी के पोर्ट पर, वो पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये मैंने नहीं कहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कंटेनर अडानी के पोर्ट पे आता था और वो ड्रग्स हिंदुस्तान में नौजवानों को बेची जाती थी और उससे 20,000 करोड़ रुपए की कमाई, एनआईए का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, 20,000 करोड़ रुपए की कमाई किया आतंकवादी संगठनों को। वो पैसा रूट होके पहुंचा, उससे पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवाद के अड्डे चलाए जा रहे हैं। कोई कार्रवाई अडानी के खिलाफ हुई? एक कार्रवाई हुई हो तो मुझे बता दीजिए। अडानी ने खुद ये कहा कि अब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कंटेनर हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे, और ठीक एक महीने के बाद उनके पोर्ट पे फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कंटेनर आने लगे और 350 किलो हीरोइन फिर से बरामद हुई 2022 में, 21 में हुई 900 किलोग्राम, फिर 22 में 20,000 करोड़ की तब हुई, 350 करोड़ की बाद में हुई। तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो भी बीजेपी से या बीजेपी के जुड़े हुए लोगों से कहीं कहीं दूर दूर तक भी उसका अगर संबंध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दीपक जी, और मैंने अगर कोई भी गुनाह ना किया हो लेकिन मोदी जी की आंख की किरकिरी हूं तो मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं तो मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और किसी भी हिंदू मुसलमान के चश्मे के तहत अगर मुझे जेल भेजना जरूरी है तो वहां भी भेज दिया जाएगा, वहां भी मुकदमा लिख दिया जाएगा, जो भी हमने विजय शाह और अली खान के मामले में देखा। जी संजय जी, आप सफर में हैं, अंतिम सवाल, क्योंकि आप सफर में हैं, गाड़ी रोक के आप हमसे बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। अंतिम सवाल ये है कि आज चीफ जस्टिस का जो स्टेटमेंट आया है कि ईडी पॉलिटिकल मिसयूज के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, सारी हदें लांघ रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में विपक्ष को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी
और अंततः सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा चीफ जस्टिस आया है जिस पर एतबार किया जा सकता है। रूल ऑफ द लॉ आपको लगता है इस देश में आपको थोड़ी आस्था बढ़ी? देखिए सर, मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि कम से कम जो सेक्शन 45 है जिसमें बेल की कंडीशन इतनी सख्त इन्होंने बना रखी है, और फर्जी केसेस का भी कुछ रास्ता निकालना चाहिए। जो अधिकारी फर्जी केसेस आपके खिलाफ बनाते हैं उनको क्या सजा मिलती है जी। हमारे परिवार को जो यातना झेलनी पड़ी, मुझे जो यातना झेलनी पड़ी, या हमारे साथियों को जो यातना झेलनी पड़ी, उनकी जो बदनामी हुई, मुझे जो बदनाम किया गया, उसकी क्या भरपाई है? मान लीजिए मेरे खिलाफ आपने झूठा केस बनाया, सारे टीवी चैनल पे चलाया, सारे जगहों पे बदनाम कर दिया, मुझे बेल मिल गई, लेकिन जिन लोगों ने ये अपराध किया, गुनाह किया, उन पे क्या कार्रवाई हुई? तो मुझे तो लगता है कि कानून को वहां तक ले जाने की जरूरत है कि जो इस तरह के फर्जी केसेस बनाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। संजय सिंह ने एक बड़ी बात कही, एक फेक केस में जेल में थे और काफी यातनाएं भी इनको झेलने को पड़ी और परिवार में भी बहुत एक तरह से उस यातनाओं का सामना करना पड़ा। संजय सिंह का कहना है, बड़ी जस्टिफाइड बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि भाई जो जिस तरह के फेक केसेस हुए और अदालत में अगर वो केसेस सामने आ रहे हैं कि ये फेक केस था, उसमें बेल हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ईडी गलत फैसले ले रही है, ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो फेक केसेस बनाते हैं, जो पॉलिटिकल केसेस बनाते हैं, जिसमें सजा की दर 1% से भी कम है। संजय जी, आप आए और आपने समय दिया हमको इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू सो मच फॉर